चलो ओके अच्छा जी। सो लास्ट टाइम हमने क्वांटम में क्या क्या पढ़ा था बताएं लेसन 1 में। शाबाश। यार इतना सिर्फ पुराना मेन था कि भूल ही गए क्या पढ़ा। चलो ये बताओ फोटो क्वांटम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? जल्दी से बोलें। गैमा रेस की, गैमा रेज की। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेडियो रेडियो वेव्स। रेडियो वेव की। अच्छा मैंने कहा था किसी भी पार्टिकल की जो हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसी है वो किस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? वो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी के। Then I told you that all of these radiations they are made up of small discrete packet of energy known as what? Photons or quanta. Okay. फिर हमने E proportional to F को ओपन किया तो क्या लिखा? E equals to एच एच पता नहीं क्या HF. HF. F is the frequency of that photon. चाहे वो gamma का है, X-ray का किसी का भी है. उस्मान H क्या है? एच इज प्लैंक्स हाँ कांस्टेंट H is what? H is Planck constant. Very good. ओ स्मार्ट और 6.3 to 10 power minus 34 वैल्यू है इसकी। टेक्स्ट नहीं ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या है? F क्या है? फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ठीक है। अब बताएं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस रेडिएशन की है? गैमा रेस। Gamma rays की। That's why gamma is the most energetic photon in electromagnetic spectrum. ये बात क्लियर होगी? जी। अच्छा अगर मैंने आपको कहा था if we know the value of frequency we can find wavelength. If we know the value of wavelength we can find frequency. तो आपको मैंने कहा था आप कोशिश करें कि आप याद करें एटलीस्ट किसी एक की वेवलेंथ। ठीक है। लाइक गैमा की वेवलेंथ अगर हम 10 पावर माइनस 12 करते हैं, देन एक्स की 10 पावर माइनस 10 करते हैं, ठीक है, देन 10 पावर माइनस 8 करते हैं, तो इस तरह से हम आ सकते हैं ना। आई समझ -2। हाँ तो आई थिंक इसके बाद -7 था शायद, कुछ इस तरह से गैप है। ठीक है। उसके बाद -3 का है, कोई -3 या -2 इस तरह हो जाएगा। ठीक है। रेडियो 10 पावर 2 है, ये 3 है। क्लियर। सो इस तरह से हमें एटलीस्ट इनकी वो याद हो जाएंगी वेवलेंथ। आपको जब वेवलेंथ याद हो जाए तो आप क्या करें, यहां पे वेवलेंथ की वैल्यू पुट करें, यू विल गेट व्हाट? फ्रीक्वेंसी ना। लेकिन v की जगह फिर आपको c पुट करना होगा, v की जगह c एंड इट्स वैल्यू 3 × 10 पावर 8 मीटर। ओके। अच्छा अगली बात बताओ, अगर मैं E = HF में E = HF था ना, इसको समान रिप्लेस कर दूं, इससे कर सकता हूं? क्यों? मैंने बोले क्यों? F की जगह मैंने क्या लिखा है? Frequency is velocity by lambda. बिल्कुल, F = v by lambda या c by lambda. So that's why I can write H = E = hc by lambda. ठीक हो गया। वेलोसिटी को मैं c ले रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, this formula is used to find energy of any photon when wavelength is given. अच्छा ये ऊपर दोनों भाई कांस्टेंट हैं, एक भाई प्लांक कांस्टेंट है और एक स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। अच्छा अब मुझे बताएं E = hc/लैम्डा के थ्रू अगर हम देखें सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसकी है? ये देखो, सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की ना। ना वायलेट कलर्स की बात करो, रेड ऑरेंज येलो में से वायलेट की। सो वायलेट का फोटोन सबसे मोस्ट पावरफुल फोटोन है, तो आई कैन से ये मोस्ट वो जो आपने एग्जांपल दी थी कि आइंस्टाइन की घर दावत थी। अच्छा वो उसके ऊपर आता हूँ ना। अच्छा उस्मान ये बताओ कि व्हाट वाज देयर इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली? आइंस्टाइन क्या प्रूव करना चाह रहा था? सर के जब भी बोलो। वेव पार्टिकल हाँ वेव एक पार्टिकल है, यानी लाइट एक पार्टिकल है। ओके चलो उस्मान थोड़ा सा जरा हिस्ट्री दो, शाबाश कैसे उसने प्रूव किया था बिग क्विक? सर उसने एक ये क्या कहते हैं, ये प्लेट्स ली थी, मेटल प्लेट। हाँ उसने लाइट डाली थी, पहले रेड लाइट डाली थी, तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ था। सही तो है। जो ही उसने कोई वायलेट कलर डाला जिसकी वेवलेंथ सबसे कम थी ना, सबसे कम थी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। यस फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, तो जब उसने उसको हिट किया तो ये जो वो थिन वो था, ये फॉइल टाइप सी थी। हाँ नहीं, ये थीटा 0 हुआ ना, थीटा कम हुआ, थीटा डिक्रीज हो गया। यस थीटा कम हुआ तो उससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। अच्छा अब मिनाइल बताएं, जब उसने रेड लाइट को इतना इंटेंस करके फेंका स्टिल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, व्हाई? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। फ्रीक्वेंसी क्योंकि उससे नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज हुए थे,
पावरफुल हाँ। फोटॉन नहीं, वेरी वेल डन। यानी रेड की इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटॉन का नंबर तो ज्यादा हुआ, बट एक फोटॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं हुई, एनर्जी ज्यादा नहीं हुई। अच्छा, इससे आपने नूर ये प्रूव किया है कि इंटेंसिटी मैटर करती है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, या फ्रीक्वेंसी? Frequency. अच्छा, फ्रीक्वेंसी। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। फोटॉन। अच्छा, अब अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो लेट्स सपोज लेस इंटेंसिटी मीन 1 फोटॉन, मोर इंटेंसिटी 2 फोटॉन्स, मोस्ट इंटेंसिटी 3 फोटॉन्स, ठीक है। ये 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन भी हो सकते हैं, बट अगर वो रेड का फोटॉन है तो रेड फोटॉन की जो एक एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज नहीं होगी। आई समझ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दें, एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटॉन इज ऑलवेज सेम, एनर्जी ऑफ द फोटॉन ऑलवेज रिमेन्स सेम। एनर्जी तब चेंज होगी एज पर दिस फॉर्मूला, जब क्या चीज चेंज होगी? ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इट मींस आपको वायलेट कलर चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मेटल पे वायलेट पे, किसी मेटल में रेड में भी हो सकता है, किसी में ऑरेंज में भी हो सकता है, किसी में ग्रीन में भी। इट मींस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन है। क्या चीज है? Work function. चलो, कौन समझेगा व्हाट इज वर्क फंक्शन? नूर? जी। वर्क फंक्शन क्या चीज होती है? वर्क फंक्शन ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है। वर्क फंक्शन Sir, HF नॉट होता है, क्या होता है? energy बोलो। derive the electron from the bottom to the surface of God, minimum energy required for any electron to move it from the deep shell to its surface, deep bottom to its surface, ठीक है, वो वर्क फंक्शन है। अब बताओ मनाइल, अगर फोटॉन की जो एनर्जी है वो लेट्स सपोज 100 जॉल्स थी, ठीक है, और वर्क फंक्शन था 70 जॉल्स, कितना? 70। ये टोटल इंसिडेंट एनर्जी है। इसमें से 70 जॉल अगर वर्क फंक्शन में चली जाए, रिमेनिंग कितनी बचती है मनाइल? काइनेटिक चली जाएगी। हाँ मनाइल, 30 काइनेटिक में चली जाएगी मनाइल जी। जी। इट मींस कि जब इंसिडेंट फोटॉन आके इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन इन द डीप मेटल, तो सबसे पहले फोटॉन चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंक दूं, बट जाहिर इट्स डिफिकल्ट टू लिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डीप मेटल टू सरफेस। लेकिन अगर इंसिडेंट फोटॉन के पास इतनी एनर्जी हुई कि वो उसको ऊपर ला सका, तो वो ले आएगा, दैट इज लेट्स सपोज 70 जूल्स, बट द रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग एनर्जी इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूं, दिस इज ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो आइंस्टाइन की मेन इक्वेशन क्या हुई? एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, दिस वन, इक्वल्स टू वर्क फंक्शन HF प्लस काइनेटिक and the remaining one goes to काइनेटिक। kinetic energy. Very well done. अच्छा, अब मुझे यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपने कहा ना हर मेटल का अपना वर्क फंक्शन होता है। सपोज करिए उस्मान को उठा के छत से बाहर फेंकना है, वी नीड मोर एनर्जी। शरियार को उठा के फेंकने, वी नीड मोस्ट एनर्जी। इट डिपेंड्स अपॉन द मास। सिमिलरली इन द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को डीप मेटल से ऊपर लाना है तो हर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो हम थोड़ा सा वर्क फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं कि वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, एच प्लैंक कांस्टेंट व्हिच इज कांस्टेंट, एंड नंबर 2 And एफ नॉट। कौन बताएगा एफ नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि हर मेटल की थ्रेशोल्ड अलग है। अगर आपको समझ नहीं आता, आप ये देखें, आपके हर एग्जाम का थ्रेशोल्ड अलग होता है ना, ठीक है। इसी तरह आपकी हर मेटल का, यानी उसको बॉटम से टॉप तक लाने के लिए जो मिनिमम लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। वो हर मेटल की अपनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल डिपेंडेंट है। क्या ठीक हो गया? अच्छा, अब बताएं विच रियली मैटर्स, इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी। frequency. गुड। इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज या अनचेंज? चेंज। Change. But if you increase intensity, then what will change? अनचेंज, वो नंबर ऑफ फोटॉन्स। Number of photon will be more, then you can lift more electrons, जी। but you cannot provide more kinetic energy to a single electron. ये बच्चों याद रखना। इंटेंसिटी, लेट्स सपोज मिनाइल कहती है सर वायलेट पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो अगर मैं वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा करती हूँ तो क्या होगा? सॉरी, इंटेंसिटी बोले, वायलेट की इंटेंसिटी, हाँ, ज्यादा फोटॉन्स होंगे तो बिलावल वाला फॉर्मूला हो जाएगा,
ज्यादा हाँ। बारिश आता है तो ज्यादा पानी। हाँ, जब ज्यादा बारिश का मतलब है फोटॉन्स की, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फास्टर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन को फास्टर काइनेटिक एनर्जी देनी है तो आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है। अच्छा, व्हाट डज इट मींस, ये कौन समझाएगा? नूर, आप समझाओ। नूर, बोलो। क्या F चीज? frequency of the photon must be equal to f naught. What does it mean? यानी सर अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन लिफ्ट ही नहीं होगा। यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फोटॉन के पास फ्रीक्वेंसी या तो इक्वल हो थ्रेशोल्ड के या उससे थोड़ी सी ज्यादा हो। यानी इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, कितने हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज, ठीक है। और 50 हर्ट्ज, और हमारे पास जो फोटॉन है उसके पास फ्रीक्वेंसी 70 हर्ट्ज। तो अब मुझे बताएं, 70 हर्ट्ज 50 से स्लाइटली हायर है ना? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके काइनेटिक एनर्जी थोड़ी फास्टर हो जाएगी। लेकिन अगर 50 हर्ट्ज की दोगे तो इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से ऊपर आएगा, लेकिन उसकी ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। वेरी वेल डन, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अच्छा, इसमें अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने एग्जाम में, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं जिसमें एनर्जी ऑफ द फोटॉन में से आप वर्क फंक्शन को क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब काइनेटिक आएगा तो हाफ mv² करोगे, यहाँ पे मास ऑफ क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, और ये वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिससे वो क्या हुआ है? इजेक्ट हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं, इस जगह से इस जगह जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी का नाम क्या है? काइनेटिक। नहीं, ये वाला अच्छा, ये वर्क वर्क फंक्शन। और ये जो एनर्जी है ये वाली, ये क्या है? काइनेटिक। और ये जो एनर्जी है ये व्हाट इज दिस? सर इनिशियल एनर्जी ऑफ गिवन फोटॉन की। फोटॉन फोटॉन है उस्मान, ये क्या है? येलो वाला फोटॉन है, ठीक है। गुड हो गया जी। इट मींस आपको ये बात समझ आएगी, काइनेटिक एनर्जी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। माशाल्लाह, आप अच्छा समझ आ गया ना? चलो जी जी। सर जब हमें ऑलरेडी पता होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो हम उससे ज्यादा एनर्जी क्यों देते हैं जो काइनेटिक में बनती है? पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करके बाहर फेंकना, इसका कोई फायदा भी नहीं था, सही है। हमारा इसको मेरे को यूज नहीं था। लेकिन मसला ये है, आइंस्टाइन ने ये जो प्रूफ किया है ना कि इंटेंस रेड लाइट को थ्रो किया है, उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। तो आइंस्टाइन को समझ आई है कि रेड लाइट के नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, पावरफुल नहीं हो रहे फोटॉन। तो यानी उसने ये प्रूव किया है कि डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। आपकी बात सही है कि अगर थ्रेशोल्ड के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, उसका कोई एडवांटेज नहीं है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फास्टर हो जाएगी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से पूरी दुनिया को फर्स्ट टाइम ये हिस्ट्री में ये बात पता चली है कि लाइट इज नॉट ओनली अ वेव, इट कैन बी पार्टिकल। बिकॉज थॉमस यंग तो जब से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, लोग तो 30-40 साल ये पढ़ पढ़ के पागल हो गए कि लाइट इज अ वेव, और इस फॉर्मूले को पढ़ पढ़ के उल्टियां आई थी, लैम्डा इक्वल्स टू x/d। आई समझ, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जाहिर है वो डाइफेक्शन रेटिंग वाला फॉर्मूला d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, ये भी आपको पता है वेव के बारे में। लेकिन आइंस्टाइन को लगता था कि लाइट यार पार्टिकल भी तो हो सकती है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद आइंस्टाइन ने सबको कहा, अब बताओ, किंग इज ऑलवेज किंग, ओके, ठीक है। उसने प्रूव कर दिया लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन और क्वांटा, ठीक है। अच्छा, अब बताएं जी, कौन बताएगा जाउल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्जन क्या होती है? हरी अप, हाउ वी कन्वर्ट जाउल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट? सर into 10 ना डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁹ नूर, उस्मान जरा नूर को भी चांस तो, हरम को भी, चलो बोलो जी, नूर क्या होगा? तुम तो सुबह से मेरे साथ थे, जरा इनको बोलने दो, बोलो जी। मिनाइल मैडम, 10⁻⁹ डिवाइड मिनाइल, हाउ वी कन्वर्ट एनी जाउल्स इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अभी नूर ने बताया 1.6 into 10⁻⁻⁹ अच्छा, ये मैंने क्या लिखा? एनी जाउल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन का सर चार्ज। मैंने पहले ही बोला था इलेक्ट्रॉन चार्ज। हाँ, यू आर राइट। इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे डिवाइड करें which is 1.6 into 10⁻⁻19, you will directly go to इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बताएं नूर, अगर मैं 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करता हूं इसमें, कैसे करूंगा?
into 10 power 3 पहले हो जाएगा, किलो को कन्वर्ट करेंगे वेरी और गुड, मल्टीप्लाई बाय 1.6 into 10 power minus 19 वेरी गुड। तो इससे हमारा आंसर एग्जैक्टली किस में आ जाएगा? joules। जॉउल में। ठीक है, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने जॉउल में कन्वर्ट। अच्छा, अब अगला लेसन ये है डी ब्रॉगले वेवलेंथ। डी ब्रॉगले वेवलेंथ। अच्छा, अब जब आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर। अच्छा, आइंस्टाइन ने क्या कहा था? लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, ठीक है। और दूसरा कौन था उस्मान? थॉमस यंग। यंग ने क्या कहा था? थॉमस यंग ने लाइट हैज अ कौन सी नेचर? वेव नेचर। मैं सिर्फ इन दो साइंटिस्ट का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये जो दो साइंटिस्ट है ना इस वक्त, ये आपके सिलेबस में इनका दोनों का काम है, एक आइंस्टाइन का, ठीक है, और एक थॉमस यंग का। अच्छा, अब डी ब्रॉगली एक ऐसा लेजेंड बंदा आया जिसने कहा चलो यार फाइट मत करो, लाइट हैज अ डुअल नेचर। लाइट हैज अ dual nature। नेचर। अब डी ब्रॉगली ने लाइट हैज अ डुअल नेचर का मतलब ये है कि लाइट कैन बिहेव लाइक बोथ वेव एज वेल एज व्हाट? पार्टिकल या फोटॉन्स, ठीक है। अब सोचें डी ब्रॉगली ने कैसे प्रूव किया। तो डी ब्रॉगली ने एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, डी ब्रॉगली ने दुनिया को ये बताया है कि एक पार्टिकल वो डाइफ्रेक्ट कर सकता है। ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम डी ब्रॉगली ने दुनिया को ये बताया कि जिस तरह थॉमस यंग ने वेव को गैप से पास करके डाइफ्रेक्शन किया था, मैं आज पार्टिकल को डाइफ्रेक्ट करके दिखाता हूँ। सो इस ट्रे में एक बंदा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है विद सम वेलोसिटी, वो इलेक्ट्रॉन डाइफ्रेक्शन शो कर रहा है। हाँ, कि हालांकि वो वॉल को साथ जाके हिट कर रहा है, लेकिन उस मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ जिसकी मास है, जिसकी वेलोसिटी है, जिसका मोमेंटम है, उसकी वेवलेंथ भी आ गई है। वेवलेंथ का मतलब ये कि ये दो रिपल्स के बीच का गैप, ये वेवलेंथ है। ये क्या है? ये वेवलेंथ। अच्छा, समझ आई? अच्छा, अब डी ब्रॉगली ने कैसे प्रूव किया? ये था वो लेजेंडरी बंदा। आई थिंक डी ब्रॉगली वाज इंग्लिश फिजिसिस्ट, ठीक है। फ्रेंच है या इंग्लिश है, मैंने ख्याल से इंग्लिश फिजिसिस्ट है, इंग्लिश साइंटिस्ट है, यस, ठीक है। डी ब्रॉगली ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। कौन बताएगा जी इसने इलेक्ट्रॉन जनरेट कैसे किए सबसे पहले? एनीबॉडी? सर ये वाली बात आप एक सेकंड रिपीट कर लेंगे? यानी डी ब्रॉगली ने उस्मान लाइट को डुअल नेचर प्रूव किया। उसने कहा यार आइंस्टाइन तुम कहते हो पार्टिकल नेचर है, अरे थॉमस यंग तुम कहते हो वेव नेचर है, आओ मैं बताता हूँ लाइट डुअल नेचर है। क्यों? आइंस्टाइन ने कहा लाइट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू प्रूव कर दिया कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स की बनी है जिनका नाम फोटॉन्स है। और थॉमस यंग ने लाइट को वेव से पास करके डाइफ्रेक्ट कराया था, और थॉमस यंग ने कहा था वेव है। डी ब्रॉगली कहता है मैं बताता हूँ ये डुअल नेचर है, ये प्रूव करेगा। कैसे? एनीबॉडी जो इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर ले? एनीवन? सर उसने फिलामेंट को एसी सप्लाई दिया है जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, एनोड से वो एक्सेलरेट करेंगे वेरी और गुड, फिर आगे जाके स्क्रीन पे लगेंगे, फर्स्ट गुड, स्क्रीन गुड, जो लाइट है, अप हो जाती है और फिर डिफरेंट रिंग्स बनेंगी उसकी। वेरी गुड। नूर ने सारी बात बिल्कुल ठीक की है। थर्मियोनिक एमिशन से फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एक फिलामेंट को जब आप किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के साथ अटैच करते हो तो हॉट फिलामेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जैसे टंगस्टन वायर को अगर हम कोई भी बैटरी लगा देना तो वो टंगस्टन वायर इलेक्ट्रॉन एमिट करती है। वेल डन नूर ने अगली बात की उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने में नाइल थ्रू हाई पोटेंशियल डिफरेंस, कम से कम 5000 वोल्ट से, देखें सही है। अब वो इलेक्ट्रॉन जैसे एक्सेलरेट होते हैं उस सर्कुलर एनोड में से गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम आगे जाती है। एक बात नूर ने मिस कर दी है, वो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं यस कार्बन या ग्रेफाइट शीट में से पास हो रहे हैं। अब उस ग्रेफाइट शीट के अंदर ना, ये जो ब्लैक वाली ग्रेफाइट शीट है, इसके अंदर छोटे छोटे गैप्स हैं एटम्स के बीच में छोटे छोटे गैप है। इलेक्ट्रॉन जब उन गैप से पास होता है और फर्स्ट टाइम एक पार्टिकल दो एटम्स के बीच में से पास हो रहा है, कार्बन या ग्रेफाइट के जो बीच में एटम्स है उसके बीच में से पास हो रहा है, एंड स्क्रीन पे डाइफ्रेक्शन आ रही है। डी ब्रॉगली ने कहा चलो जी होन दसो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिकल है। सबने कहा यस सर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वी नो इट्स मास, वी नो इट्स वेलोसिटी। तो फिर डी ब्रॉगली ने कहा ये क्या है?
उन्होंने कहा ये तो डाइफ्रैक्शन रिंग्स है। तो उसने कहा पार्टिकल डाइफ्रैक्शन कर रहा है, ये लाइट तो नहीं है। सबने को ओहो यार, ये तो थॉमस यंग ने तो लाइट को पास किया था गैप से और डाइफ्रैक्शन हुई थी, ये तो पार्टिकल को पास किया है। यानी थॉमस यंग तो वेव कह रहा था लाइट को, ब्लू लाइट, रेड लाइट। ये डी ब्रॉगली ने एक पार्टिकल को गैप से पास करके डाइफ्रैक्ट कैसे करा दिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एवर परफॉर्म इन द हिस्ट्री जिसमें एक बंदे ने पार्टिकल को डाइफ्रैक्ट किया। अब समझ आ रही है? समझ आ रही है उस्मान? थोड़ी स्टोरी समझ आई है? जी सर। और जैसे ये रिंग्स बने हैं ना, फिर लोगों ने कहा अच्छा यार डी ब्रॉगली, चलो रिंग्स तो बन गए, अब मुझे बताओ कि इन रिंग्स से तुम क्या करोगे, तुम वेवलेंथ बता सकते हो? ये जो इलेक्ट्रॉन्स बने गुजरे हैं, इलेक्ट्रॉन जो गैप से पास हुए, वुड यू लाइक टू टेल अस कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी? चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल व्हिच पासेस थ्रू द गैप एंड इट अंडरगोज, इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइफ्रैक्शन, वेव प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता था, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी पता चल सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो वेवलेंथ जनरेट करता है आफ्टर डाइफ्रैक्शन, या एक मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ है, जो इस पिक्चर में दिखा रहा हूं, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन हैव एसोसिएटेड वेवलेंथ, अ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैन हैव एसोसिएटेड वेवलेंथ। तो लोगों ने कहा चलो डी ब्रॉगली ये बताओ ये वेवलेंथ तुम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बिटवीन डायफ्रैक्शन रिंग्स। तो हाँ बिल्कुल, उसने क्या किया, जो डाइफ्रैक्शन रिंग्स बने, मैं अगली पिक्चर में दिखा रहा हूँ, क्लियर, लुक एट दिस। ये जो दो रिंग्स के बीच में गैप बन रहे हैं ना, 3-4 रिंग्स है गोल गोल उस्मान, इसके बीच का जो गैप है इसको वेवलेंथ कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स। ये जो सर्कुलर वेव फ्रंट बन रहे हैं ना, इसके बीच के गैप को वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन आपको पता है साइंटिस्ट तो बात मानते ही नहीं जब तक आप अपने रिजल्ट को मैथमेटिकली प्रूव ना करो। तो डी ब्रॉगली को कहा चलो आप इस तरह करो, ये फॉर्मूला डी ब्रॉगली ने लैम्डा इक्वल्स टू h ओवर मोमेंटम दिए है, सबने कहा प्रूव करो। डी ब्रॉगली इट्स ओके, चलो आप मुझे फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, रफ कॉपी है सबके सामने? जी सर। ओके अच्छा, हमने शो करना है, शो दैट कि लैम्डा equals to h over p. P is not pressure, p is momentum of a particle, p is momentum of a particle। चलो इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो एक फॉर्मूला है एनर्जी mc², ये एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल, एनी फोटोन, एनी मास, इसका ये फॉर्मूला इक्वल्स mc²। सर ये न्यूक्लियस में जो पढ़ा था ना? बिल्कुल, ये किसी भी वेव की एनर्जी है कि नहीं है? कोई भी मास हो जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, उसको कन्वर्ट करें तो ये एनर्जी आ जाती है, ठीक है, सही है। अब जो दूसरा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू HF, अभी जो क्वांटम हमने पढ़ा है, इक्वेशन नंबर A, इक्वेशन नंबर B, आप इन दोनों को इक्वेट करें, इन दोनों को इक्वेट करें, HF इक्वल्स टू बोले mc², एग्री? F की जगह वो स्पीड बाय गुड फ्रीक्वेंसी कर ले। गुड, F की जगह स्पीड ओवर वेवलेंथ कर सकता हूं, ठीक है, इधर h आ जाएगा, सही है बच्चों, ये आ सकता है ना, इक्वल्स टू mc², ठीक है। अच्छा, क्या मैं c² को इससे काट सकता हूँ? फाइनल देखना, h ओवर लैम्डा इक्वल्स टू mc बन गया। उस्मान as याद करो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी? सर मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम, इट मींस मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, बल्कि इस तरह कर लेते हैं, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू h ओवर p और h ओवर mc। सो इट मींस डी ब्रॉगली ने एक मोमेंटम को और एक वेवलेंथ को आपस में इक्वेट कर दिए। फिजिक्स की दुनिया में पहला फॉर्मूला है जो मोमेंटम को वेवलेंथ से, मोमेंटम इज अ पार्टिकल प्रॉपर्टी, मोमेंटम किसी पार्टिकल का होता है और वेवलेंथ किसी वेव की वेव की होती है। तो क्या इसने वेव पार्टिकल डुअलिटी को प्रूव नहीं कर दिया? इसका आपस में कोई लिंक है? प्रूव कर दिया ना जी कि यानी इसकी समरी ये है कि एक पार्टिकल जिसकी मास हो, जिसकी वेलोसिटी हो,
C हो या V हो, ठीक है, इसका मतलब है उस पार्टिकल का क्या हो गया, मोमेंटम आ गया। तो de Broglie ने कहा था एक पार्टिकल जिसका मोमेंटम है, इट कैन हैव एसोसिएटेड वेवलेंथ, इट कैन हैव एसोसिएटेड वेवलेंथ, बिकॉज अब उस्मान को किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम पता हो, उस्मान उस मोमेंटम को इधर डालेगा, चाहे इसका अपना मोमेंटम ही क्यों ना हो। ये खुद अपनी मास ले और कितनी स्पीड से रनिंग कर रहा है, उस्मान अपनी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करे, H/P करे, आंसर वेवलेंथ का आ जाएगा। लेकिन उस्मान का जो वेवलेंथ का आंसर है वो क्या आएगा, वेरी वेरी लार्ज आएगा, स्मॉल आएगा? बताएं। सर स्मॉल। वेरी वेरी लार्ज। क्यों? उसकी रीजन क्या है, उस्मान की वेलोसिटी बहुत ज्यादा भी कर दो तो 2 मीटर पर सेकंड हो सकती है ना, एक सेकंड में 2 मीटर से ज्यादा तो नहीं जा सकता उस्मान, समझ आई? तो इसका मतलब है उस्मान का मास इनटू वेलोसिटी इनटू मोमेंटम का आंसर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो वेवलेंथ वेरी वेरी लार्ज हो जाएगी। अब वो लार्ज वेवलेंथ इतनी लार्ज वेवलेंथ है कि वो कोई गैप नहीं है, आप जिससे इसको पास करें तो वो नजर नहीं आती, उतनी लार्ज वेवलेंथ है कि वो डायरेक्शन में नजर ही नहीं आती, स्क्रीन पे नहीं शो होती। समझ आई? ठीक हो गया, आई समझ? जी सर। अच्छा, इसलिए de Broglie ने, अच्छा de Broglie को किसी ने पूछा कि क्या हम जो इंसान हैं, वी आर पीपल, क्या हमारी भी कोई वेवलेंथ होती है? इफ यू सेड एवरी पार्टिकल हैज अ मोमेंटम और पार्टिकल हैज अ वेवलेंथ, सो वी आर द ह्यूमंस, वी आर द पार्टिकल्स, हमारी वेवलेंथ बताओ। अगर हम इसको रिलेट करें, वैसे ये मेरी अपनी परसेप्शन, आई डोंट नो किसी बुक में लिखा है लिखा, मैं अगर एक बात करूं, H इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स H/mv होता है ना? मैं ये कहता हूं हमारे पास 3 केसेस हैं, हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, वॉक कर सकते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एंड देन वी कैन रन। अगर हम बहुत ज्यादा तेज वेलोसिटी से जाते हैं तो हमारा नूर मोमेंटम क्या हो रहा है, ज्यादा। इंक्रीज हो रहा है। ओके, जब हमारा मोमेंटम ज्यादा हो रहा है तो हमारी बॉडी से निकलने वाली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। हमारे साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब देखें E इक्वल्स टू hc/λ है कि नहीं है ना? अब मुझे बताएं, अगर हमारी बॉडी से जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगी तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी जो बॉडी से एमिट हो रही है, इंक्रीज। इट मींस हम स्मार्ट हो जाएंगे। सोचें, हमारा मोमेंटम यानी उस्मान है, ये उस्मान है, ही रन्स वेरी फास्ट, ये फास्टर भाग रहा है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो देखिए ना वेवलेंथ लेस हुई कि नहीं हुई, वेवलेंथ लेस हो गई है ना। अब E को hc/λ में पुट करें तो जब लैम्डा बहुत स्मॉलर होगी, बिकॉज वी रन वेरी फास्ट, वी रन वेरी फास्ट, हम तेज भाग रहे हैं, तो हमारी बॉडी से जो वेवलेंथ है वो नैरो निकलेगी। जब वेवलेंथ नैरो निकलेगी, उस वेवलेंथ नैरो का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी, बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दे आर अपोजिट टू ईच अदर। जैसी वेवलेंथ नैरो होगी फ्रीक्वेंसी हायर होगी, और मिनाइल फ्रीक्वेंसी हायर होगी, इसका मतलब ये हुआ हमारी बॉडी से हाई एनर्जेटिक रेडिएशन निकलेंगी। अब आपको बताता हूँ, इंसान जितना भी तेज भाग ले, हमारी रेडिएशंस किस रीजन में आती हैं, बताएं? क्या लिखा हुआ है, इंफ्रारेड। क्या? चलें कैलकुलेशन मार के देख लेते हैं, कैलकुलेशन करें। गर्ल्स एक छोटा सा काम करो, एक काम करो, ये वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34, यही बात है। जल्दी से उस्मान की मास लगाएं 70 kg, इधर 70 लगा दें, और उस्मान की मैक्सिमम स्पीड 2 मीटर पर सेकंड लगा दें, इससे आंसर निकालें वेवलेंथ का। बी क्विक। मिनाइल 6.64 था, 6.63 था, उस्मान क्या था? मीटर्स में करना है। हाँ, ये सारा वैल्यूज पुट करें तीनों। मैं सिर्फ देख रहा हूँ क्या इंफ्रारेड के रीजन में हम आते कि नहीं आते। H/mv है ना, 4.7 into 10⁻36। उस्मान H/mv में वैल्यू लगाओ लैम्डा का आंसर लाने के लिए। अपनी मैथ 70 kg लगा दो सर ये You are 70 kg। 4.7 into 10⁻36। अच्छा, लैम्डा आ गया। अब वो जो लैम्डा की वैल्यू आई है ना उस्मान, इसको इधर पुट कर दो। लैम्डा की वैल्यू आ गई है जी। अच्छा, अब एक काम करो, इस लैम्डा को इस इक्वेशन में पुट करो, v इक्वल्स टू f लैम्डा होता है ना, ठीक है। जी। फ्रीक्वेंसी क्या है? और एक मिनट सबर, हाँ, लैम्डा की वैल्यू आई कितनी है जरा बोलो।
मुझे वैल्यू बताओ। 4.7 into 10 power 36 4.71 into 10 पावर minus 36. -36। इसका मतलब ये है कि ये वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, इसको E = hf में पुट करो जरा, इसमें E = hc/λ में। थोड़ा हमें पता लगे हमारी बॉडी से प्रॉक्सिमिटी एनर्जी कितनी निकलती है। hc क्या है? h प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट है। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ हमारी बॉडी से एनर्जी कितनी निकलती है अगर उस्मान इतनी स्पीड से निकले पर सेकंड आता है। सर ये 3.99 into 10 power 10. 3.99 into 10 पावर 10 जूल्स शायद। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, देखो इस पूरी जो एक्टिविटी से पीपल वेव जो बुक में टॉपिक है ना पीपल वेव, इससे ये बात प्रूव होती है कि अगर एक पर्सन है जिसकी वेलोसिटी बहुत तेज हो जाती है, ठीक है, उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब वो मोमेंटम हाई होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे की जो वेवलेंथ है वो ड्रॉप हो जाएगी। जब वेवलेंथ ड्रॉप होगी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब है एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उसकी बॉडी से। इसी से प्रूव होता है कि जब हम वॉक नहीं रनिंग पे जाते हैं तो हमारी मास ज्यादा क्विकली ड्रॉप होती है। समझ आ रही है? देखो रनिंग से मोमेंटम ज्यादा, मोमेंटम से वेवलेंथ कम, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा से हाई एनर्जी। हाँ, पीपल वेव का। अच्छा, de Broglie का क्वेश्चन इस तरह आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेन बाय de Broglie वेवलेंथ। व्हाट इज मेन बाय de Broglie ये बताएं ना वेवलेंथ। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, de Broglie wavelength is lambda equals to h over p, where p is the momentum, lambda is the wave associated with the particle। ये बात लिखनी जरूरी है वरना मार्क्स कट जाएंगे। lambda is the wave associated with a, क्या होगा मिनाइल, पार्टिकल, विद अ पार्टिकल। और h की वैल्यू का मार्क है 6.6, पता नहीं 3 है या 4 है, जो भी है, 10⁻34। ये लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ आ गई है? जी, ये क्लियर हो गया? यहां तक थोड़ा सा और रह गया। अच्छा, अब मुझे बताओ एनर्जी लेवल्स पे आते हैं। एनर्जी लेवल्स, मुझे एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, जरा गौर से देखनी है इसको अपने, ये लें। अच्छा, मुझे अब एक बात बताएं, स्पेक्ट्रम, हाँ, इलेक्ट्रॉन को अगर इस शेल से ऊपर शेल में जाना है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी रिक्वायर्ड है कि नहीं है? रिक्वायर्ड अच्छा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी का मतलब फोटोन नहीं है। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन ने वापस नीचे वाले शेल में आना है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, सपोज करें इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से ये जो सेकंड शेल में जाना है, 30 जूल रिक्वायर्ड है। अगर नूर ने 31 दे दी, क्या होगा? नहीं मूव करेगा। अच्छा, 25 दे दी, नहीं करेगा। ये क्या उस्मान? मैंने नूर तो कह रही है अगर 30 जूल रिक्वायर्ड है फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल, तो 31 पे भी नहीं जाएगा। व्हाट डज इट मीन? ये उसको स्पेसिफिक अमाउंट गुड मिनाइल, वेरी गुड। उसको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन ने किस शेल से किस शेल में जाना है और उसका एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बात लिखते हैं, एनर्जी लेवल 2 माइनस एनर्जी लेवल 1, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस होगा डेल्टा ई। अब सपोज करें अगर एक ऑर्बिट की एनर्जी है E2 की 100 जूल और इस ऑर्बिट की 70 जूल, तो डिफरेंट कितना हो गया बच्चों? 30 जूल्स। एग्जांपल दे रहा हूं, ये उस्मान कहता है लोअर ऑर्बिट की, फर्स्ट शेल की, ये लोअर ऑर्बिट की एनर्जी है, और ये वाला मिनाइल किसका है? हाई ऑर्बिट का। ये देखो इलेक्ट्रॉन ने इधर से इधर जाना है, अगर उस्मान कहते हैं 70 जूल है यहाँ पे और यहाँ पे 100 जूल है, इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए? 30। अब मसला ये है 30 जूल एनर्जी तो चाहिए, लेकिन अब यहां से हम क्या चीज थ्रो करेंगे
जो एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन फोटोन। फोटॉन। वेरी वेल डन। अब ये जो फोटॉन है, एग्जामिनर कहता है आप बताएं इस फोटॉन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये सक्सेसफुली इलेक्ट्रॉन को जंप करवा सके। अब ये जो डेल्टा ई का आंसर आया है ये कितना आ गया 30। अब उस्मान क्या करेगा, इसकी जगह h इंटू एफ कर देगा इक्वल टू 30 जूल्स। आई समझ? यहां से उस्मान क्या करेगा, f को फाइंड कर लेगा 30 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34। यहां से जो आंसर आएगा हर्ट्ज में, वो कलर, वो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए। यानी सिंपल बात यह है कि जो एनर्जी डिफरेंस है विच इज बेसिकली E2 माइनस E1, विच इज E2 माइनस E1। बच्चों ये एनर्जी डिफरेंस फोटॉन की एनर्जी की इक्वल होना चाहिए। उस्मान किसके इक्वल होना चाहिए? नूर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फोटोन। ऑर्बिट्स का जो मिनाइल एनर्जी डिफरेंस है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू The photon. एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन। अगर फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर ना हुई, इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। आई समझ? जी। ये बात समझ आई आपको? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट में चला गया और वापस आया ग्राउंड स्टेट में, फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से वापस आ गया इधर, अब क्या होगा? सर जो एनर्जी उसको इंटू 2 करेंगे। नहीं, जो फोटॉन उसने एब्जॉर्ब किया है अब उसको दोबारा क्या कर देगा? रिलीज कर देंगे। रिलीज कर देगा। यानी ये ऐसे ही है कि जैसे मिनाइल के पास कुछ पैसे आ गए 15,000 एंड शी वेंट टू मनाल, अब खत्म हो गए और एंजॉय किया, दोस्तों में पार्टी कराई। द मोमेंट इसके पैसे खत्म हो गए, शी कैम बैक टू द ग्राउंड स्टेट अगेन। पहले वो एक्साइटेड में चली गई थी ना, सही है? समझ आ रही है कि 15,000 आ गया और नूर हरम पार्टी करते हैं यार। हाँ, जैसे पैसे खर्च कर दिए देन शी विल गो बैक टू द ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन भी ऐसी चीज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में और मिनाइल में एक डिफरेंस है। मिनाइल वो पैसे कंज्यूम कर लेती, शॉपिंग कर लेती, खा भी लेती है, सही है? इलेक्ट्रॉन द मोमेंट इट एब्जॉर्ब कैश, मनी, एनर्जी, it jump to the upper level, it go to the excited state, but electron cannot stay at excited state for so much time, too much time। एकदम से वापस आएगा इलेक्ट्रॉन। वापस जब वापस आएगा इलेक्ट्रॉन वो फोटोन रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास वो एनर्जी आ जाएगी। आगे समझ यहाँ तक? सर इलेक्ट्रॉन को दूसरी शेल में रखने के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन शेल में स्टे नहीं कर सकता। उसके लिए एक लेजर की टेक्निक होती है, इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट में रखना बहुत मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन फौरन से वापस आता है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है? अच्छा बच्चों बात सुने, आई नीड टू गो नाउ, मेरी अगली क्लास है। आपका एक लेसन मैं कल दूंगा जिसमें मैं जो सारे स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ाऊंगा, बस ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? एक लेसन होना चाहिए। क्लियर? सर वो ठीक है? क्लास पक्का कल ही होगी ना? कल ही होगी इंशाल्लाह, प्रॉमिस है कल होगी। ठीक है? कल मैं छुट्टी है, कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है? ठीक। अल्लाह हाफिज। चलो, हाँ। अल्लाह हाफिज।